तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या लायबिलिटीज है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडिटर्स की लायबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या है लायबिलिटी, क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। लायबिलिटी मीन्स क्या, जो भी हम अकाउंटेबल हैं, हम किसी के प्रति जवाबदार हैं, हाँ, तो उसे बोला जाता है लायबिलिटीज। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एसोसिएटेड विद द वैल्यूएबल प्रोफेशन। जो एक सीए है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है एक वैल्यूएबल प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वो किसी भी कंपनी पर कंट्रोल रखना है, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स पर कंट्रोल रखना है, फ्रॉड करने से बचाना है ना, और टैक्स और गवर्नमेंट की भी हेल्प करनी है, मतलब वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री के। His primary duty, उसकी प्राइमरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एंड द स्टेटमेंट सबमिटेड बाय हिम टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उसका सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है कि उसे रिपोर्ट तैयार करनी है अकाउंट्स पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और वो सबमिट करेगा फर्म के मेंबर्स को। Okay, he is responsible, not only to the members of the company, वो सिर्फ कंपनी के मेंबर्स को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट ऑल्सो टू द थर्ड पार्टीज ऑफ द कंपनी। लेकिन वो कंपनी के थर्ड पार्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पार्टीज कौन, यूजर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो जो यूज करते हैं उनके प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन 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 होते हैं यूजर्स, फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन कौन यूज करता है, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स तो यूज करते ही करते हैं, क्रेडिटर्स है ना, बैंकर्स एटसेट्रा, और बहुत सारे लोग हैं, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, तो उन सब के प्रति वो क्या है, जवाबदार है। तो उसकी क्या बन जाती है, बहुत सारी लायबिलिटीज बनती है, ऑडिटर की लायबिलिटी बनती है बहुत सारे लोगों के प्रति। तो ये हमारा चार्ट है लायबिलिटीज का, जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की लायबिलिटीज क्या है। सबसे पहली लायबिलिटी आती है सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी मतलब एक नागरिक होने के नाते, देश का एक नागरिक होने के नाते उसकी क्या क्या लायबिलिटी है। अगर वो कुछ भी गलत काम कर देता है, ऑडिटर के थ्रू भी कुछ गलत हो सकता है ना, क्योंकि वो भी इंसान है, तो उसकी क्या क्या लायबिलिटी बनेगी, तो वो जवाबदार होगा, दूसरे के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। अगर किसी को नुकसान हो जाए उसकी वजह से तो वो पे करेगा। तो सिविल लायबिलिटी, सबसे पहले लायबिलिटी क्या है, सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में दो चीजें हैं, एक है लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस। निग्लिजेंस मतलब वो उसकी लापरवाही की वजह से अगर किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो वो उसकी लायबिलिटी है, उसे बोलते हैं निग्लिजेंस, मतलब लापरवाही करना। उसकी लापरवाही की वजह से अगर किसी फर्म को, किसी को भी XYZ पर्सन को नुकसान हो जाए उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से, तो वो लायबिलिटी रहेगी, सिविल लायबिलिटी रहेगी। और सिविल लायबिलिटी में एक दूसरा पॉइंट है लायबिलिटी फॉर द मिसफियंस। मिसफियंस किसे बोलते हैं, देखो, मिसफियंस क्या है, कोई भी काम हो रहा है, लीगल हो रहा है, इलीगल काम नहीं हो रहा, लीगल काम हो रहा है, लेकिन इस तरीके से वो लीगल काम हो गया कि किसी को हार्म हो गया, मतलब हो सकता है अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली मतलब जानबूझ के हमने नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारी वजह से कोई लीगल एक्शन नहीं किया हमने, लेकिन तभी भी सामने वाले को नुकसान हो गया। इस तरीके से कोई लीगल काम किया कि सामने वाले को क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो उसे बोला जाता है मिसफियंस। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले तो मैं सिर्फ चार्ट बता रही हूँ, ओके। और उसके बाद क्या है, लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट है हमारा 1956। अलग अलग कंपनीज एक्ट, एक्चुअली कंपनी एक्ट 1956 है, लेकिन उसको अमेंड कर दिया गया है टाइम टू टाइम, है ना। टाइम टू टाइम उसको अमेंडमेंट मतलब चेंज करने के बाद नए नए एक्ट बने। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2003, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट बने कंपनीज के अमेंडमेंट करने के बाद, चेंज करने के बाद। तो लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट के अंडर क्या क्या लायबिलिटी है, अगर कोई ऑडिटर कुछ भी गलत काम कर देते तो लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्ट, ये एक लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, और सेकंड लायबिलिटी क्या बनती है, लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट में क्या बनेगी, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम एक्सप्लेनेशन, ये तो जस्ट एक चार्ट है। ठीक है, फिर क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड मीन्स क्या, जो हमारे देश की धाराएं हैं, है ना, जैसे धारा 144, धारा 420, ये मतलब ये सब धाराएं के अंडर अगर कुछ एक्ट, उसने कुछ ऐसा क्रिमिनल काम कर दिया ऑडिटर ने, तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो लायबिलिटी रहेगी उसकी। और लायबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अंडर भी उसकी लायबिलिटीज है। आगे लायबिलिटी फॉर द पर्सनल मिसकंडक्ट, अगर पर्सनली उसने कुछ गलत काम कर दिया तो भी वो लायबल है। और लायबिलिटी
टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी के प्रति वो जवाबदार है। लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस, अगर उसकी लापरवाही की वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हो गया तो वो जवाबदार है। लायबिलिटी फॉर द फ्रॉड के लिए वो लायबल है, अगर किसी ने फ्रॉड किया और उसने फ्रॉड को गिना ही नहीं, है ना, तो वो भी क्या है, लायबल है। ठीक है, अभी हम ये सारे जो पॉइंट्स है उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हर एक लायबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब क्या है सबका, ताकि समझ में आ जाए और आप लिख सको। क्या है, नॉर्मली द लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय हिम। मतलब लायबिलिटी किसी ऑडिटर की किस पे डिपेंड करती है कि भाई जो भी उसने काम किया है उस काम में अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो उसके लायबिलिटी बनेगी। लायबिलिटी मतलब वो जवाबदार रहेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। एज प्रोफेशनल अकाउंटेंट, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट के तौर पे उसने जो भी काम किया उसमें अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया, गड़बड़ कर दी, तो वो जवाबदार रहेगा। एंड कैरी आउट हिज वर्क ड्यू केयर, इसके लिए वो कोई भी काम करता है जो भी ऑडिटिंग वगैरह करता है एकदम ध्यान से करता है, केयर से, कॉशन से, सावधानी से, एंड डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब एकदम केयरफुल और परसिस्टेंटली काम करता है, मतलब बिना रुके लेकिन एकदम सावधानी के साथ वो काम करता है। ऐसे ही वो एकदम रफ वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ गलती हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। और हो सकता है कि सीए उस मतलब आईसीएआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उससे वो सीए की पदवी छीन ले, है ना, हो सकता है पनिशमेंट के तौर पे उसे ये भी मिले। ठीक है, तो द नेचर ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इज डिस्कस्ड बिलो। तो ऑडिटर की क्या क्या लायबिलिटीज है वो हम अभी नीचे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लायबिलिटी थी हमारी, सिविल लायबिलिटी। ये चार्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही लिख देना चार्ट को, तो कि अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है तो अच्छे मार्क्स मिलने की भी रहता है ना। तो ये सारे लायबिलिटीज है हमारी, इसको हम वर्ड मतलब पॉइंट बाय पॉइंट हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कैसी लायबिलिटी है, सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में क्या आता है, सिविल लायबिलिटी में दो पॉइंट्स थे देखो ऊपर, लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस एंड लायबिलिटी फॉर द मिसफियंस, है ना। तो क्या है, सिविल लायबिलिटी मतलब एक नागरिक होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते उसकी क्या लायबिलिटी रहेगी। तो पहली लायबिलिटी है लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाह होना, कुछ लापरवाही की वजह से अगर उसकी कौन है ये, ऑडिटर की अगर लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है किसी का, तो कौन लायबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, वो खुद जिम्मेदार है ना। तो क्या है देखो पहले, निग्लिजेंस मीन्स ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। ब्रीच मतलब खत्म हो जाना, तोड़ देना, या फिर ध्यान नहीं रखना अपनी ड्यूटी का। जब वो अपनी ड्यूटी को छोड़ के लापरवाही के जैसे काम करेगा तो उसे बोला जाता है निग्लिजेंस। ओके, एन ऑडिटर, एक ऑडिटर, एन ऑडिटर इज एन एजेंट। ऑडिटर क्या है, एक एजेंट है ऑफ द शेयर होल्डर्स। किसका एजेंट है, वो शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, फर्म के मेंबर्स होते हैं, है ना। वो उनका एजेंट है, मतलब वो उनके लिए काम कर रहा है। एजेंट ऑडिटर क्या कर रहा है, मेंबर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है। वो कंपनी के अकाउंट चेक करता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं कंपनी के, वो हर टाइम कंपनी में आ नहीं सकते, कंपनी को अटेंड नहीं कर सकते, कंपनी में क्या हो रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो इसका ध्यान कौन रखेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। तो शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट कर देते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं, है ना, अकाउंट का चेकिंग करने के लिए लगाते हैं। ही हैज टू परफॉर्म हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज। ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, सारे अकाउंट चेक करने पड़ते हैं और एकदम सही चेक करने हैं। किसी के साथ अगर कोई फर्म घोटाला कर रही है तो उसके घोटाले में मिल नहीं जाना है पैसे लेके, है ना, बिक नहीं जाना है। ही शुड टेक द रीजनेबल केयर, उसने ध्यान से काम करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए, एंड स्किल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, और अपने स्किल का यूज करना चाहिए, है ना। अपने अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते टाइम उसे अपने स्किल का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस अराइजेस। अगर वो अपनी ड्यूटीज को ध्यान से सावधानी से काम नहीं करता है तो फिर उसकी लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है तो उसे वो लायबिलिटी झेलनी पड़ेगी, है ना। एन ऑडिटर विल बी एन ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल एन ऑडिटर विल बी हेल्ड लायबल, एक ऑडिटर जिम्मेदार होगा। इफ द क्लाइंट हैज सफर्ड लॉस, अगर किसी क्लाइंट को लॉस हुआ ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, अगर उसकी लापरवाही की वजह से, ऑडिटर की लापरवाही की वजह से अगर किसी को लॉस हुआ तो कौन जिम्मेदार है, ऑडिटर जिम्मेदार है ना। इट शुड it should be noted that it should be noted that an auditor will not be liable to compensate the loss। क्या होता है, it should be noted that, ये बात ध्यान में रखने की है, that auditor will not be liable to compensate the losses or the damage if his negligence is not proved। अगर ऑडिटर की लापरवाही प्रूव नहीं होती
हाँ, उसकी लापरवाही प्रूव नहीं होती, मतलब जो भी नुकसान हुआ है उसकी लापरवाही की वजह से अगर नहीं हुआ, नुकसान हुआ है सामने वाले का, लेकिन ऑडिटर की लापरवाही की वजह से नहीं हुआ, तो ऑडिटर पे नहीं करेगा। और अगर ऑडिटर की लापरवाही की वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ है तो कौन पे करेगा, कौन कंपेंसेट करेगा, कौन भुगतान करेगा, ऑडिटर करेगा, है ना। तो लापरवाही मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, मान लो किसी के अकाउंट क्लीन है, मतलब कोई फ्रॉड वगैरह नहीं, एकदम सही है, लेकिन तभी भी गलती से अपनी लापरवाही की वजह से ऑडिटर ने कैसी रिपोर्ट दे दी, सामने वाले को क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, मतलब फ्रॉड बता दिया, तो फिर सामने वाले का तो, उसकी तो इमेज खराब हो गई ना, उसका तो नाम खराब हो गया। तो कौन किसकी गलती है, ऑडिटर की गलती है, वो बोलेगा मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब गलतियां नहीं चलती, है ना। तो इस वजह से ये हो गया लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड क्या है, सिविल लायबिलिटी में ही हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, लायबिलिटी फॉर द मिसफियंस। मिसफियंस मीन्स क्या, जो भी हम काम कर रहे हैं लीगल कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हमने कोई लीगल काम किया कि सामने वाले को हमारी वजह से क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो कौन जिम्मेदार रहेगा, हम ही जिम्मेदार रहेंगे, है ना। क्या है, मिसफियंस मीन्स ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। मिसफियंस किसे बोलते हैं, ब्रीच ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, किसी का विश्वास तोड़ना, उसे बोला जाता है मिसफियंस। अगर सामने वाला पर्सन हम पे विश्वास कर रहा है तो हमने उसका विश्वास तोड़ना नहीं, है ना। कोई भी ऑडिटर पे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्होंने तो उसने कौन, ऑडिटर ने उनका विश्वास नहीं तोड़ना, है ना। इफ एन ऑडिटर डज समथिंग रॉन्गफुली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, है ना, अगर कोई ऑडिटर अपनी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम कुछ गलत कर देता है, इफ एन ऑडिटर डज समथिंग रॉन्गफुली इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते टाइम उससे कुछ गलत हो जाता है या फिर गलत कर देता है, रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, है ना, आर्थिक नुकसान हो गया, ही इज ही इज द गिल्टी ऑफ द मिसफियंस, तो फिर वो गलत माना जाएगा, है ना, वो मुजरिम करार कर दिया जाएगा। In such a case, इस केस में क्या होगा, द कंपनी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम द ऑडिटर, तो कंपनी अपना नुकसान किससे पूरा करेगी, ऑडिटर से करवाएगी पूरा, और फ्रॉम एन ऑफिसर फॉर द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट, है ना, या फिर किसी ऑफिसर से कराएगी क्योंकि उसका विश्वास खत्म हो गया, कंपनी का गलत हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया, और द मिसफियंस ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो नुकसान हुआ वो, कंपनी का विश्वास टूटा, इस वजह से किससे नुकसान, किससे भरपाई करेगी कंपनी, ऑडिटर से भरपाई करेगी, है ना। मिसफियंस प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, मिसफियंस प्रोसीडिंग्स मतलब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, है ना, अगेंस्ट द ऑडिटर, ऑडिटर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग होगी उसके खिलाफ, फॉर एनी फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, फॉर एनी undue untrue statement in the prospectus or in the event of the winding up of the company, अगर उसने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में किसी तरह का कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया तो भी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑडिटर लायबल होगा, है ना, और वो उन्हें क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा, मतलब पे करेगा, भुगतान करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लायबिलिटी, जिसमें हमने देखा सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में दो थे, लायबिलिटी फॉर द निग्लिजेंस एंड द लायबिलिटी फॉर द मिसफियंस, ठीक है ना। ये चार्ट को ध्यान रखना है, हम इस चार्ट के अकॉर्डिंगली सारा चीजें पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या आएगा, सेकंड हमारा सेकंड लायबिलिटी में क्या आएगा, लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट, इसमें भी दो लायबिलिटीज है ना, लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट, क्या है देखो इधर, सेकंड पॉइंट में लायबिलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंडर क्या क्या लायबिलिटीज है, द फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये जो ऑडिटर की लायबिलिटीज इधर बताई है, द फॉलोइंग आर द लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट के रूल्स के अंडर, प्रोविजन मीन्स रूल्स, कंपनीज एक्ट के रूल्स के अंडर ऑडिटर की क्या क्या लायबिलिटीज आ सकती है, ये देखो हम पढ़ते हैं इधर। पहला क्या है, लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 35 के अकॉर्डिंगली लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस रहता है कंपनी का, है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करती है पब्लिक को, तो वो क्या देती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में वो कंपनी का सारा डिटेल देती है, शेयर्स का सारा डिटेल देती है, शेयर कैपिटल का सारा डिटेल देती है। उस अगर प्रोस्पेक्टस में ऑडिटर ने कोई गलत स्टेटमेंट डाल दी तो फिर क्या होगा, और लोगों ने उसके उस स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके, ऑडिटर की वो गलत स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करके अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, तो और फिर उनको उतना नहीं मिल पाता शेयर होल्डर्स को, तो फिर कौन लायबल होगा, ऑडिटर लायबल होगा, है ना। देखो पढ़ लेते हैं, क्या है, एन ऑडिटर शैल बी हेल्ड लायबल टू कंपेंसेट एवरी पर्सन
एक ऑडिटर लायबल होगा, कंपेंसेट करेगा, है ना। एन ऑडिटर शैल बी हेल्ड लायबल टू कंपेंसेट, भुगतान करने के लिए वो जिम्मेदार रहेगा, ऑडिटर जिम्मेदार रहेगा। एवरी पर्सन, मतलब हर एक पर्सन को, who subscribe for any shares or the debentures of a company on the faith of the prospectus, prospectus पे विश्वास करके अगर कोई भी पर्सन शेयर्स और डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब ले रहा है किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर, लेकिन लेकिन किसी ऐसी बात पे जो ऑडिटर ने डाल दी प्रोस्पेक्टस में कि भाई तुम्हें बहुत सारा डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, तुम्हें ज्यादा रेट से डिविडेंड मिलेगा, अभी ये बात ऐसे डाल दी, तो फिर उन्होंने ये बात को ध्यान में रख के क्या ले लिया, शेयर डिवेंचर ले लिए, लेकिन कंपनी तो उत्तर दे नहीं रही, तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपकी तो प्रोस्पेक्टस में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो वो लोग बोलेंगे तो ऑडिटर ने लिखा है, तो कौन लायबल है, ऑडिटर लायबल है ना, सीधी सीधी बात है। क्या है, an auditor shall be held liable to compensate every person who subscribe for any shares of the debentures of a company on the faith of the prospectus containing an untrue statement made by him as an expert, है ना। मतलब क्या है, अगर उसने एक्सपर्ट बन के और कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, जिसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है, उसमें उसने कोई गलत स्टेटमेंट डाल दी, हाँ, जो एक्चुअली में सही है ही नहीं, गलत है, गलत स्टेटमेंट डाल दी कंपनी के बारे में या फिर शेयर्स के डिविडेंड वगैरह के बारे में, तो कौन लायबल होगा, ऑडिटर लायबल होगा। तो ऑडिटर क्या करेगा, पे करेगा हर एक पर्सन को जो भी उस पे विश्वास करके, उस स्टेटमेंट पे विश्वास करके शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है ना। द ऑडिटर शैल बी लायबल, ऑडिटर लायबल होगा टू कंपेंसेट, भुगतान करने के लिए, compensate him for any loss or the damages sustained by him by the reason of any untrue statement included therein। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी गलत स्टेटमेंट ऑडिटर ने डाल दिया, ऑडिटर की परमिशन से डाल दी गई, तो कौन लायबल होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑडिटर की होगी, है ना। द ऑडिटर में एस्केप फ्रॉम द लायबिलिटी, ऑडिटर लायबिलिटी से बच सकता है, एस्केप मतलब बच सकता है, इफ ही प्रूव्स दैट, अगर वो ये बातें प्रूव कर देता है, तो कौन सी बातें वो प्रूव कर देता है, ये नीचे दिए हुए 3 पॉइंट, ठीक है। क्या क्या इन पॉइंट में देखो, द प्रोस्पेक्टस इज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, अगर वो ये बात बता देता है कि भाई कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है उसके बारे में उसको तो पता ही नहीं है, ऑडिटर को तो पता ही नहीं है, उसके मर्जी से नहीं करवाया गया, कंसेंट मतलब ऑडिटर की मर्जी से नहीं करवाया गया, जो भी प्रोस्पेक्टस में जो भी स्टेटमेंट है उसमें ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है, अगर वो ये बातें प्रूव कर देता है तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या प्रूव कर सकता है वो, ही विड्रू हिज कंसेंट, वो ये भी बता सकता है कि भाई मैंने तो मेरी मर्जी वापस ले ली थी, मतलब मेरी कोई परमिशन नहीं थी इनको गलत स्टेटमेंट देने के लिए, इन राइटिंग बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर द रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्टर कंपनीज एक्ट के पास ये प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन के जाने के पहले ही मैंने ये बात अपनी मर्जी निकाली थी कि भाई मेरा कोई गलत चीजों में हिस्सा मतलब हाथ नहीं है। हाँ, अगर उसने पहले ही अपनी मर्जी निकाल दी थी और ये बात वो प्रूव कर देता है कोर्ट में, तो फिर वो लायबल नहीं होगा, है ना। ही should have withdraw his consent after the issue of the prospectus, या फिर prospectus issue हो चुका है, हाँ, prospectus issue होने के बाद, बट बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, लेकिन शेयर्स के अलॉट होने के पहले ही ऑडिटर ने अपनी मर्जी ले ली है ना, मर्जी वापस ले ली कि भाई मेरा आपकी गलत चीजों में कोई हिस्सा नहीं है, मतलब अगर कोई गलत स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में तो उसमें ऑडिटर बोल देता है भाई मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं मेरा ये वापस लेता हूँ, हाँ, मैं इसमें जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले बता देता है वो कंपनी को। एंड रीजनेबल पब्लिक नोटिस हैज बीन गिवन बाय हिम रिगार्डिंग दिस, और वो पब्लिक में ये बात का नोटिस भी दे देता है कि प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत है तो उसमें मैं हिस्सेदार नहीं हूँ, तो फिर वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी कंपनीज एक्ट के अंडर लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें 2 लायबिलिटीज थी, है ना, चार्ट में देखा ना, 2 लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस है, और लायबिलिटी और क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है ऑडिटर की कंपनीज एक्ट में, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। अब क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है, देखते हैं हम इधर, ये देखो, ये क्रिमिनल लायबिलिटीज का ये सारे पॉइंट है, क्रिमिनल लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, क्रिमिनल लायबिलिटी के भी बहुत सारे पॉइंट्स है, हाँ। सेकंड, जो सेकंड लायबिलिटी थी कंपनीज एक्ट, लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, उसमें हमने एक तो देखा कि लायबिलिटीज फॉर द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, और दूसरा क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट, है ना, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी हमें ये बात बताई है कंपनीज एक्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या क्या है, तो फिर यहाँ पे मैं छोटा कर देती हूँ,
ताकि समझ में आए। देखो, क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट, इसमें क्या क्या है? पहली लायबिलिटी क्या है? अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस में वो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये सेक्शन 34 बताता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 34 बताता है। फिर नॉन कंप्लायंस बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, ये बताता है सेक्शन 143 एंड 145। हाँ, और थर्ड थर्ड क्या है लायबिलिटी है? फेलियर टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करने में उसने हेल्प नहीं की। हाँ, और कोई भी जो मेन इन्वेस्टिगेशन करता है कंपनी की, तो उसने ऑडिटर ने साथ नहीं दिया, उसको असिस्ट नहीं किया, तो ये उसकी लायबिलिटी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 217 और सब सेक्शन 6। ठीक है। फोर्थ क्या है? फेलियर टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी ऑफिसर्स, गिल्टी ऑफिसर्स है, जो गिल्टी है, जो गलत ऑफिसर्स है, उनके खिलाफ जो लीडिंग जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें उसने साथ नहीं दिया। हाँ, तो ये हो जाएगा सेक्शन 224। और फेलियर टू रिटर्न द प्रॉपर्टी बुक्स और द पेपर्स, और उसने किसी के प्रॉपर्टी, किसी के बुक्स और किसी के पेपर वापस नहीं किए, रिटर्न नहीं किए, फेल हो गया वो रिटर्न करने में, तो भी उसकी लायबिलिटी बनेगी एज पर द सेक्शन 299। ठीक है। और फिर पेनल्टी फॉर द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द बुक्स, अगर उसने कुछ गलत बुक्स बना दी तो भी उसे पेनल्टी लगेगी, उसे फाइन लगेगा, है ना, ये सेक्शन 336 बताता है हमें। प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर का भी प्रोसिक्यूशन होगा। प्रोसिक्यूशन किसे बोलते हैं? किसी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग होना, जांच पड़ताल होना, है ना, लीगल एक्शन लेना, तो उसे बोला जाता है प्रोसिक्यूशन, सेक्शन 342 में। और पेनल्टी फॉर द डेलिब्रेट एक्ट ऑफ द कमीशन और द ओमिशन, और जानबूझ के कोई गलत काम किया या फिर कोई काम किया ही नहीं, हाँ, तो फिर उसे बोला जाता है, उसके लिए भी पेनल्टी लगेगी। तो सेक्शन 448 में ये कंपनीज एक्ट, मतलब लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट का सेकंड पॉइंट है। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर ये सारी पेनल्टीज है, तो हम एक एक बात हम ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या है हमारे यहाँ? अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट है, ये चार्ट ऐसे बनाकर आओगे तो अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस क्या है यहाँ पर? फर्स्ट पॉइंट में क्या है? अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एक्ट एज पर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 34। हाँ, क्रिमिनल क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या आ जाता है? अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ओके, क्या देखो, अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34 के हिसाब से क्या है? द ऑडिटर इज लायबल, ऑडिटर लायबल है व्हेन ही ऑथोराइजेज अ फॉल्स और द अनट्रू प्रोस्पेक्टस, ऑडिटर जिम्मेदार है अगर अपनी अथॉरिटी से उसने कोई फॉल्स स्टेटमेंट डाल दिया या फिर गलत, है ना, स्टेटमेंट डाल दिया प्रोस्पेक्टस में, या फिर गलत प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। when a prospectus includes any untrue statement, जब प्रोस्पेक्टस में कोई गलत स्टेटमेंट है, हाँ, and every person who authorizes the issue of the prospectus shall be imprisoned for a period of the 6 months to the 10 years or with a fine, तो उसे इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है। हर पर्सन जिसे अथॉरिटी थी वो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, तो ऑडिटर के साथ में वो सारे लोग जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया और उस प्रोस्पेक्टस पर विश्वास करके लोगों ने वो शेयर्स को सब्सक्राइब किया, तो ऐसे लोगों को साथ में ऑडिटर को भी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल हो जाएगी 6 महीने के लिए, 6 महीने से लेकर तो 10 साल के अंदर अंदर कितने भी पीरियड के लिए जेल हो सकती है, और फाइन लगेगा साथ में। फाइन कितना लगेगा? विच में बी 3 times द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड और विद बोथ। हाँ, तो उसे फाइन लगेगा जितने भी अमाउंट उन्होंने, जितने अमाउंट का फ्रॉड किया, मान लो 10,000 अमाउंट का फ्रॉड किया, तो उसको 3 गुना, मतलब कितना? 3 times, मतलब 3 गुना उन्हें फाइन लगेगा, मतलब 30,000 का फाइन लगेगा, ऐसा जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। हाँ, तो मतलब जितना भी उन्होंने फ्रॉड किया उतना का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतना उसे क्या लगेगा? फाइन लगेगा। ठीक है, अभी क्या है? सेकंड क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी में सेकंड क्या है? नॉन कंप्लायंस बाय द ऑडिटर, ऑडिटर ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, जो ऑडिटिंग के लिए कुछ रूल्स है तो उसने वो रूल्स फॉलो नहीं किए, तो सेक्शन 143 एंड 145 के अकॉर्डिंगली वो क्या रहेगा? लायबल रहेगा, वो जिम्मेदार रहेगा। क्या है? इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई, अगर ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं करता रिगार्डिंग मेकिंग हिज रिपोर्ट और साइनिंग और ऑथराइजेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर वो किसी भी तरह के अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, हाँ, जैसे क्या रिपोर्ट को साइन करना, है ना, और ऑडिटिंग के लिए जो भी रूल्स है वो फॉलो नहीं कर रहा, एंड मेक्स अ विलफुल निग्लेक्ट ऑन हिज पार्ट, और वो बहुत ही लापरवाही के जैसे काम कर रहा है, ही शैल बी
पनिशेबल तो उसे पनिशमेंट मिलेगी विद द इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है अप टू 1 ईयर, 1 साल की जेल हो सकती है, और विद फाइन नॉट लेस देन ₹25 एक्सटेंडेबल टू ₹5 लाख। मतलब 25,000 से कम फाइन नहीं लगेगा, 25,000 से ज्यादा ही फाइन लगेगा, और हो सकता है वो फाइन की लिमिट 5 लाख से भी ज्यादा हो जाए, 5 लाख तक बढ़ जाए। ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, फेलियर टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन, फेलियर टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब कंपनी की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो किसने साथ देना चाहिए, ऑडिटर ने साथ देना चाहिए फर्म की इन्वेस्टिगेशन में, उसे बताना चाहिए कि भाई हाँ ये कंपनी के अकाउंट्स ऐसे हैं, सही है या गलत है, जो भी है वो बताना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं देता तो भी वो कुछ भी गलत होने के लिए वो भी साथ में क्या है, जिम्मेदार है। ये कौन बताता है, कंपनी एक्ट का सेक्शन 217 और उसका सबसेक्शन 6 हमें ये बात बताता है। ठीक है, क्या है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी, जब कोई सरकार, केंद्र सरकार किसी इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलब अपॉइंट करती है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रोड्यूस ऑल द बुक्स, डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रोवाइड द असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो सारी बुक्स, सारे डॉक्यूमेंट और पूरी हेल्प करे इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन करने में, बुक सारी प्रोवाइड करे, सारे अकाउंट्स वगैरह बताए, है ना। इफ द ऑडिटर फेल्स टू डू सो, अगर ऑडिटर साथ नहीं देता है इन्वेस्टिगेशन करने में, ही शैल बी ही शैल बी पनिशेबल, तो वो भी जिम्मेदार होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी विद द इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाएगी अप टू 1 ईयर, 1 साल की जेल हो सकती है, एंड विद फाइन अप टू ₹1 लाख, तो उसे 1 लाख का जुर्माना देना भी पड़ सकता है। ठीक है। और फिर फोर्थ क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है, फेलियर टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी ऑफिसर्स। फेलियर टू असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प करना, प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मान लो कोई ऑफिसर है कंपनी में, कोई ऑफिसर है, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन चल रहा है, तो किसने साथ देना चाहिए, किसने सबूत वगैरह बताने चाहिए, ऑडिटर ने बताने चाहिए। लेकिन ऑडिटर अगर नहीं बता रहा तो वो भी जिम्मेदार माना जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो भी मिला हुआ है उनके साथ, है ना, गलत लोगों के साथ वो भी क्या हुआ है, मिला हुआ है। ये कौन बताता है हमें, सेक्शन 224 हमें ये बात बताता है। क्या है, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, एक ऑडिटर क्या है, जिम्मेदार है ना, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन, एक ऑडिटर जिम्मेदार है कि भाई वो लीगल प्रोसीडिंग में, किसी के खिलाफ, प्रोसिक्यूशन किसे बोलते हैं, लीगल प्रोसीडिंग चलना, किसी के खिलाफ अगर लीगल एक्शन चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, तो उसने साथ देना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए, मतलब साथ देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। An auditor is required to assist the prosecution when the central government takes any action against the report submitted by the inspector, है ना। अगर कोई भी an auditor is required to assist the prosecution when the central government takes any action against the report submitted by the inspector, अगर कोई रिपोर्ट सबमिट की गई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंस्पेक्टर ने केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट सबमिट की ना किसी ऑफिसर के खिलाफ, तो उसने क्या करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, उसने भी जांच पड़ताल करना चाहिए, और जो भी उसे भी अगर कोई सबूत मिलता है तो उसे भी वो देने चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। इफ ही फेल्स टू डू सो, अगर वो हेल्प नहीं करता है इन्वेस्टिगेशन में, कोई भी जांच पड़ताल में, ही इज फाउंड गिल्टी, तो वो भी गलत माना जाएगा, एंड इज पनिशेबल, तो उसे भी क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ओके। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फेलियर टू रिटर्न द बुक्स, रिटर्न द प्रॉपर्टी, बुक्स और द पेपर्स, है ना, सेक्शन 299 के अंडर। अगर कोई कंपनी है जो गलत काम कर रही है, जो फ्रॉड कर रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर रखने की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है। ऑडिटर ने क्या कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को दे देना चाहिए, या फिर कोर्ट में सबमिट कर देने चाहिए वो सारे पेपर्स, है ना। वो नहीं रख सकता क्योंकि वो एक पर्सन है, उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी है कि वो जांच पड़ताल कर सकता है, लेकिन इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो सारी प्रॉपर्टी, उस कंपनी की सारी बुक्स और सारे पेपर वो अपने पास रखे। तो उसने वो सारे पेपर किसको रिटर्न कर देने चाहिए, कोर्ट को या फिर गवर्नमेंट को सबमिट कर देने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो गलत माना जाएगा और वो लायबल रहेगा, है ना। व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप मतलब कंपनी बंद हो रही है ना, कंपनी डिसोल्यूट हो रही है, बंद हो रही है। व्हेन अ कंपनी इज वाउंड अप द ऑडिटर इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट, तो ऑडिटर ने प्रेजेंट रहना चाहिए जब भी कोई फर्म बंद होती है, एंड सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू अ प्राइवेट एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट, है ना। और वो प्राइवेट ऑडिटर था उस कंपनी का, है ना, हमेशा चेक करने जाता था। तो कंपनी जब बंद हो रही है, कोई भी कंपनी जब बंद हो रही है, तो उसने क्या रहना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए, एंड इज लायबल टू रिटर्न टू द
कोट एनी प्रॉपर्टी बुक्स और द पेपर्स रिलेटिंग टू द कंपनी। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी बुक्स है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी पेपर्स है, सारे डॉक्यूमेंट उसने किसको सबमिट कर देने चाहिए? कोर्ट को सबमिट कर देने चाहिए, है ना। इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई, और अगर ऑडिटर ये सारी जिम्मेदारियां पूरा नहीं करता, ही मे बी इम्प्रिजन, तो उसे जेल हो सकती है। ओके, ये सारे हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो कौन से पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल लायबिलिटी की पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी लाइबिलिटीज थी उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो था क्रिमिनल लाइबिलिटीज, तो वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 6 पॉइंट क्या है? पेनल्टी फॉर द फॉल्सिफिकेशन ऑफ द बुक्स। हाँ, उसे पेनल्टी लगेगी अगर उसने बुक्स को गलत साबित कर दिया, गलत बना दिया, चेंजेस कर दिए बुक्स, है ना, बुक्स में ये गलत काम करा तो उसे क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। कौन बताता है ये हमें? कंपनीज एक्ट का सेक्शन 336 बताता है। क्या है? एन ऑडिटर व्हेन डिस्ट्रॉयज, ऑडिटर किसी कंपनी के अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, बर्बाद कर दे रहा है, हाँ, म्यूटिलेट कर दे रहा है। म्यूटिलेट कर देना भी डैमेज करना ही होता है। अल्टर कर दे रहा है मतलब चेंज कर दे रहा है, चेंज करके इस तरीके से चेंज कर रहा है कि किसी सामने वाले को, मतलब कंपनी के अगर अकाउंट्स गलत है तो वो इस तरीके से चेंज कर रहा है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए, हाँ, गवर्नमेंट वगैरह को समझ में ही ना आए कि भाई ये कंपनी गलत है। इस तरीके से अल्टर करना कि सामने वाले को बेवकूफ बनाना। और फॉल्सिफाइज और सीक्रेट्स एनी बुक ऑफ अकाउंट, और या फिर वो सीक्रेट के जैसे बना देता है, गलत प्रूफ कर देता है अकाउंट को, है ना। मतलब या तो वो कंपनी का साथ दे रहा है या फिर कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, गलत काम में कंपनी का साथ दे रहा है या फिर कंपनी को भी गलत धोखा दे रहा है। और डॉक्यूमेंट बिलोंगिंग टू द कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है अगर वो उन्हें गलत साबित कर देता है या फिर इस तरीके से अल्टर कर देता है, कंपनी का साथ दे रहा है गलत कामों में या फिर कंपनी कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है, दोनों भी केसेस में ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। दोनों भी केसेस में वो जिम्मेदार होगा, उसे जेल हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, जेल हो जाएगी। एंड नॉट बी लायबल टू द फाइन, सॉरी, एंड आल्सो बी लायबल टू द फाइन। और वो फाइन के लिए भी क्या रहेगा? जिम्मेदार रहेगा, उसे फाइन भी देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्रिमिनल लायबिलिटी में सेवेंथ लायबिलिटी क्या है? प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के खिलाफ भी अगर लीडिंग प्रोसीडिंग चल रही है तो उसने ऑडिटर ने क्या कर देना चाहिए? साथ देना चाहिए, अपनी गलती बता देना चाहिए, अपने अपने अपराधों को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। और ये कौन बताता है हमें? कंपनी एक्ट का सेक्शन 342 बताता है। क्या है? इन द प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन होता है? जैसे कोर्ट, कोर्ट भी एक ट्रिब्यूनल है क्योंकि उसे किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का क्या है? अधिकार है। ट्रिब्यूनल किसे बोला जाता है? बॉडी सेटअप टू सेटल सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट, जो किसी भी तरह के झगड़े, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, है ना, और लीगल एक्शन लेने के लिए क्या है? अथॉरिटी रखती है, उसे बोला जाता है ट्रिब्यूनल। जैसे क्या? कोर्ट। इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट की वजह से कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है किसी कंपनी को कि भाई बंद कर दो तुम्हारी कंपनी क्योंकि तुम्हारा कोई लीगल एक्शन वगैरह चल रहा है, इलीगल एक्शन वगैरह चल रहा है। इफ इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट, और ट्रिब्यूनल को क्या लगता है? अगर कोर्ट को लगता है दैट एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, और जो कंपनी की गलतियां हैं उसमें ऑडिटर भी मिला हुआ है ना। ऑफेंस मतलब जो अपराध हो रहा है उसमें वो भी गलत है, वो भी गिल्टी है, ऑडिटर भी गिल्टी है, तो it should be the duty of the auditor to give all the assistance in the connection with the prosecution। तो ये उसकी जिम्मेदार बनती है कि वो लीगल एक्शन में साथ दे, सारी बातें एक्सेप्ट करे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, है ना। इफ ही फेल्स टू गिव असिस्टेंस, अगर वो साथ नहीं देता है कोर्ट के ये जांच पड़ताल में, प्रोसिक्यूशन में अगर वो साथ नहीं देता है, ही शैल बी लाइबल, तो वो भी जिम्मेदार होगा टू फाइन नोट लेस देन ₹25,000। तो उसे 25,000 से कम फाइन नहीं लगेगा, 25,000 से ज्यादा ही फाइन लगेगा। एंड एक्सटेंडेबल अप टू ₹1,00,000, और उसका फाइन की लिमिट कब तक बढ़ जाएगी? 1,00,000 रुपए तक हो जाएगी। ओके, और फिर क्या है? 8th पॉइंट क्या है? पेनल्टी, पेनल्टी फॉर द डेलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन और द ओमिशन, मतलब जानबूझ के, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के कोई या तो कमीशन का एक्ट कर दिया या फिर ओमिशन का एक्ट कर दिया। कमीशन का एक्ट मतलब कुछ ऐसा एक्ट करना लेकिन गलत एक्ट करना। जैसे हम मान लो हमने सैलरी पे की किसी पर्सन को लेकिन डाल दिया रेंट के नाम से, है ना, उसे बोला जाता है कमीशन। ओमिशन मतलब वो काम डाला ही नहीं। जैसे मान लो कि कोई परचेस का ट्रांजेक्शन किया हमने 1,00,000 रुपए का, लेकिन लेकिन वो जर्नल एंट्री में डाला ही नहीं, दिखाया ही नहीं, ओमिट ओमिट कर दिया, तो उसे बोला जाता है ओमिशन। तो मतलब अगर कोई जानबूझ के ओमिशन या कमीशन का काम हो रहा है तो उसके लिए भी, और ऑडिटर उसे मतलब जाने देता है, ऑडिटर ये बताता नहीं है मेंबर्स को, तो मतलब वो भी गलत हुआ।
तो उसे क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ये कौन बताता है हमें, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 448 बताता है। इफ एन एक्ट ऑडिटर, अगर कोई ऑडिटर डेलिबरेटली, जानबूझ के, मेक्स स्टेटमेंट इन एनी रिपोर्ट, रिपोर्ट में ऐसी स्टेटमेंट डाल देता है, सर्टिफिकेट में ऐसी स्टेटमेंट डाल देता है, या फिर बैलेंस शीट में इस तरीके की स्टेटमेंट डाल देता है, प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट डाल देता है, एक्सेट्रा, विच इज फॉल्स, और विच कंटेन्स ओमिशन ऑफ द मटेरियल फैक्ट, जिसमें कुछ गलत बातों को बताया ही नहीं भाई रिपोर्ट में कि कंपनी कुछ गलत कर रही है, ही शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ द 6 months to the 10 years। तो उसे जेल हो जाएगी 6 महीने से लेकर तो 10 साल के अंदर अंदर की उसे क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। एंड फाइन नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एक्सटेंडेबल टू द 3 times ऑफ द सच अमाउंट, और जितने भी अमाउंट का उन्होंने फ्रॉड किया है उसको 3 गुना उसको फाइन लगेगा, 3 times उसे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमने 8 पॉइंट पढ़े, ये जो हमने 8 पॉइंट पढ़े, देखो मैं बताती हूँ छोटा करके, ये जो हमने 8 पॉइंट पढ़े ना, वो कौन से पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमने 8 पॉइंट पढ़े, ठीक है ना, डिटेल में यहाँ पर। और ये किसके अंडर आते थे, कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं। ओके, आगे क्या है, देखो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द इंडियन पेनल कोड। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी हमने जो पढ़ी थी वो थी क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट पढ़ी थी हमने, जो 8 पॉइंट पढ़े वो क्रिमिनल लाइबिलिटी थी अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द इंडियन पेनल कोड, ये हमारी थर्ड लाइबिलिटी है। देखो थर्ड लाइबिलिटी मैं कहाँ से बताती हूँ, यहाँ से बताती हूँ, देखो देखो दिख रही है ना, हमारी जितनी भी लाइबिलिटी थी उसमें ये थर्ड पॉइंट है, ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द इंडियन पेनल कोड। ओके, क्या है, देखो क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड में क्या है, इफ एनी पर्सन इश्यूज, और इंडियन पेनल कोड किसे बोलते हैं, जो हमारी धाराएं रहती है अपनी कोड की, जो धाराएं रहती है कि भाई धारा 144, धारा 420, धारा ये धारा वो, है ना, उस हिसाब से जो किसी को पनिशमेंट मिलती है तो उसे बोला जाता है इंडियन पेनल कोड। If any person issues or signs any certificate relating to any fact which such certificate is false, अगर कोई ऑडिटर किसी कंपनी के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर देती है मतलब जो गलत है, मतलब अगर किसी की रिपोर्ट क्या है, किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मान लो कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व है, लेकिन वो कैसी रिपोर्ट दे दे रहा है उस कंपनी को, क्लीन रिपोर्ट दे दे रहा है कि भाई तुम्हारे अकाउंट्स में कोई भी फ्रॉड नहीं है, तो फिर वो गलत हो गया ना, है ना, तो ही इज पनिशेबल एज इफ ही गेव द फॉल्स एविडेंस, तो वो पनिशेबल होगा क्योंकि उसने गलत गलत काम किया, गलत रिपोर्ट बनाई, है ना, गलत सबूत दिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197, तो 197 सेक्शन के हिसाब से ऑफ द इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 197 के अकॉर्डिंगली the auditor is similarly liable for the falsification of any books, materials, papers that belongs to the company। तो वो उसी तरीके से जिम्मेदार है जैसे उसने किसी कंपनी के बुक्स का फॉल्स कर दिया, है ना, गलत बात बता रहा है जबकि है नहीं, वो गलत बात बता रहा है, क्योंकि ऑडिटर की अगर वो रिपोर्ट्स ऑडिटेड है तो कोई भी उसे विश्वास करेगा, लेकिन वो गलत रिपोर्ट बना के दे रहा है तो लोग गलत विश्वास करेंगे, इन्वेस्टर्स उसकी रिपोर्ट को सही मानेंगे जबकि उसके अकाउंट्स में तो फ्रॉड इन्वॉल्व है उस कंपनी के, तो फिर वो उसमें गिल्टी होगा, गलत होगा, और उसे क्या मिलेगा, लीगल एक्शन, उसे पनिशमेंट मिलेगी इसके अंडर। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है हमारी, फोर्थ लाइबिलिटी क्या है, हमने ऊपर चार्ट में देखा था, सबसे ऊपर देखो, है ना, उसमें फोर्थ लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स के अंडर, टैक्स के हिसाब से क्या लाइबिलिटी बनती है किसी ऑडिटर की, सेक्शन 278 बताता है हमें कंपनीज एक्ट का, क्या है देखो, फॉर टैक्स इवेजन एक्सीड ₹1 लाख, राइगोरस पर इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 6 months to the 7 years। क्या है, अगर टैक्स इवेजन एक्सीड ₹1 लाख, अगर कोई सरकार को टैक्स बनता है 1 लाख रुपए से ज्यादा का कोई कंपनी के थ्रू, हाँ कंपनी से सरकार को कितना टैक्स बनता है, 1 लाख का टैक्स बनता है, राइगोरस इम्प्रिजनमेंट, राइगोरस मतलब बहुत कड़क जेल होगी उसे 6 महीने की, 6 महीने से लेकर तो 7 साल की, हाँ, और अगर उसने दिया नहीं है और ऑडिटर उसका साथ दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऑडिटर को राइगरस इम्प्रिजनमेंट में बहुत कड़क जेल मिलेगी, है ना, मतलब स्ट्रिक्ट जेल मिलेगी 6 महीने से लेकर तो 7 साल की। ठीक है, अ पर्सन हु इंड्यूसेस अनदर पर्सन, एक पर्सन अगर किसी पर्सन को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है मतलब बढ़ावा दे रहा है, टू मेक एंड डिलीवर टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अ फॉल्स अकाउंट,
कि भाई फॉल्स अकाउंट दिखा रहा है, वो सरकार को कैसे अकाउंट दिखा रहा है, उस कंपनी के फॉल्स अकाउंट दिखा रहा है, या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉल्स अकाउंट दिखा रहा है। द स्टेटमेंट और द डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू एनी इनकम चार्जेबल टू द टैक्स विच ही नोज टू बी फॉल्स, जबकि ऑडिटर को पता है वो गलत कामों में साथ दे रहा है उस कंपनी का, और वो टैक्स अथॉरिटीज को बेवकूफ बना रहा है कि भाई जो तुम्हें तुम्हें तो टैक्स दे दिया इस कंपनी ने, है ना, तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है ना ऑडिटर, तो वो गलत साथ दे रहा है उसका, तो ही शैल बी लाइबल टू फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, तो वो फाइन के लिए जो जिम्मेदार होगा, एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर द 3 months to the 7 year 3 years, वो 3 महीने से लेकर तो 3 साल के लिए उसे जेल भी हो सकती है। एंड ऑडिटर में बी चार्ज इन केस ऑफ द रॉन्गफुल सर्टिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, क्योंकि वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो रॉन्ग सर्टिफिकेट दे रहा है अकाउंट्स का, है ना, सर्टिफिकेशन दे रहा है रॉन्ग अकाउंट्स का, बता रहा है कि भाई तुम्हें तो टैक्स दे दिया इस कंपनी ने, जबकि दिया तो नहीं है ना। A chartered accountant एक CA can represent his clients before the income tax authorities. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन रिप्रेजेंट हिज क्लाइंट बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज, है ना, क्लाइंट के जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो सारी चीजें चेक करेगा, और अगर वो गलत काम करता है तो उसे जेल होगी, है ना। हाउएवर इफ ही इज गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, अगर वो अपने गलत कामों के लिए जिम्मेदार है, ही कैन बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग, तो उससे सीए का सर्टिफिकेट भी ले लिया जाएगा, मतलब उसने जो सीए का रखी है वो सीए नहीं रहेगा, ठीक है, इतनी पनिशमेंट भी मिल सकती है। एन ऑडिटर कैन फेस द इम्प्रिजनमेंट अप टू द 2 years, उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है फॉर फर्निशिंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसने गलत इंफॉर्मेशन पास की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को गलत इंफॉर्मेशन पास की, ठीक है ना। आगे क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, लाइबिलिटीज फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, लाइबिलिटी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, क्या है लाइबिलिटी है, अगर वो अपने प्रोफेशन का गलत यूज कर रहा है, अपनी ऑफिशियल पावर का गलत यूज करता है, तो फिर उसे क्या मिलेगी, उसे वो लायबल होगा, वो जिम्मेदार होगा, और उसे पनिशमेंट मिलेगी, क्या है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, सीए एक्ट 1949 के हिसाब से, ये एक्ट क्या मेंशन करता है, मेंशंस द नंबर ऑफ एक्ट्स एंड द ओमिशन दैट कंप्राइजेस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द ऑडिट प्रैक्टिस, अगर कोई भी ऑडिट प्रैक्टिस में ये सीए एक्ट 1949 के खिलाफ जाके कोई काम करता है, तो वो क्या होगा, लायबल होगा, है ना। द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई के जो भी काउंसिल है में रिमूव द ऑडिटर्स नेम फॉर द 5 years और मोर, 5 साल से ज्यादा साल के लिए वो उसकी डिग्री वापस ले लेगी, सीए का सर्टिफिकेट वापस ले लेगी, वो सीए नहीं रहेगा 5 साल या 5 साल से ज्यादा, मतलब बहुत हाई पनिशमेंट मिल सकती है उसे। इफ ही फाइंड्स गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर वो अपने प्रोफेशन का गलत गलत फायदा उठाता है, गलत काम करता है उसके पावर का, तो फिर वो उससे उसका सर्टिफिकेट, सीए का सर्टिफिकेट भी ले लिया जाएगा, मतलब वो सीए नहीं रहेगा 5 साल या 5 साल से ज्यादा के समय के लिए, ठीक है। फिर सिक्स्थ लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी टुवर्ड द थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के लिए भी क्या है, वो थर्ड पार्टी के प्रति भी वो जिम्मेदार है, अगर उसके किसी काम की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो वो थर्ड पार्टी को भी क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा, मतलब भुगतान करेगा, क्या है। देयर आर अ नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे पर्सन रहते हैं, हु रिलाई, रिलाई मतलब डिपेंड करते हैं अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर, मतलब लोगों को लगता है कि भाई इनके अकाउंट्स ऑडिटर हो चुके हैं, तो मतलब ये तो सही होंगे, ये रिपोर्ट तो सही है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ऑडिटर भी गलत काम कर सकता है। एंड एंटर इनटू द ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी, और वो कंपनी के मतलब ऑडिटेड रिपोर्ट की वजह से वो कंपनी के साथ क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं उस कंपनी में, कस्टमर्स उस कंपनी के ब्रांड सामान खरीद लेते हैं, सिर्फ ये विश्वास करके कि भाई ये अकाउंट्स ऑडिटेड है, हाँ, विदाउट फर्दर इंक्वायरी, वो कोई और इंक्वायरी भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भाई ऑडिटेड है तो मतलब सही होंगे अकाउंट्स, है ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि ऑडिटर भी गलत काम कर सकता है। विजुअलाइज्ड, कौन कौन होते हैं यूजर्स, क्रेडिटर, बैंकर्स, टैक्स अथॉरिटीज, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, मतलब ऑडिटेड रिपोर्ट के बेसिस पर वो अगर कंपनी के साथ कोई डील वगैरह करते हैं, तो कौन जिम्मेदार है, ऑडिटर जिम्मेदार है ना। क्या है उसमें पहली लायबिलिटी क्या आ जाती है, लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी में क्या क्या लायबिलिटी आ जाती है, लायबिलिटी फॉर द नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब अपनी लापरवाही की वजह से वो अगर किसी के फ्रॉड को क्लीन रिपोर्ट दे देता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट की जगह वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट दे देता है किसी कंपनी को, तो फिर उन्हें तो नुकसान होगा ना, किसी इन्वेस्टर्स को तो नुकसान होगा, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसके प्रति, ऑडिटर जिम्मेदार होगा, है ना।
क्या है? इट हैज बीन हेल्ड इन द कोर्ट दैट द ऑडिटर इज नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टीज एज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी। हाँ, मतलब कोर्ट में ऐसा माना जाता है, इट इज हेल्ड, इट हैज बीन हेल्ड इन द कोर्ट दैट ऑडिटर इज नॉट लायबल टू द थर्ड पार्टी, कि भाई ऑडिटर तीसरी पार्टी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, एज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के प्रति वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उनके बीच में, थर्ड पार्टी के प्रति और ऑडिटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। ही ओज नो ड्यूटी टूवर्ड देम, वो उनके प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं रखता, है ना। तो ये होगा लापरवाही की जिम्मेदारी है, भले ही उसे भुगतान ना करना पड़े तीसरी पार्टी को, क्योंकि तीसरी पार्टी और उसके बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं रखा, है ना, इस वजह से हो सकता है, लेकिन वो फर्म के लिए तो जिम्मेदार है ना, फर्म को नुकसान होगा। तो सेकंड क्या है? लायबिलिटी फॉर द फ्रॉड। फ्रॉड अगर वो कुछ करता है, फ्रॉड का साथ भी देता है, तो भी वो लायबल है। कोई कोई कंपनीज होती है ना, वो सीए अपॉइंट कर लेती है और सीए को थोड़ा सा अंडर टेबल देके थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा पैसा देके अपना खुद को बचाने का काम करती है। तो फिर अगर वो ऑडिटर ऐसे लोगों का साथ देता है तो ऑडिटर कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा, है ना। तो थर्ड पार्टीज कैन होल्ड द ऑडिटर लायबल, तीसरी पार्टीज ऑडिटर को लायबल बोल सकती है, जिम्मेदार बोल सकती है, इफ देर इज अ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, अगर फ्रॉड किसने किया है, ऑडिटर ने फ्रॉड किया या फिर वो फ्रॉड का साथ दे रहा है। इवन इफ देर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टी, भले ही थर्ड पार्टी और ऑडिटर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन नुकसान तो थर्ड पार्टीज को ऑडिटर की वजह से ही हो रहा है ना। इन सर्टेन केसेस, तो ऐसे केसेस में निग्लिजेंस ऑफ द ऑडिटर में अमाउंट टू फ्रॉड, तो उसकी जो लापरवाही है वो फ्रॉड गिनी जाएगी। हाँ, लापरवाही नहीं गिनी जाएगी, फ्रॉड गिनी जाएगी, फॉर विच ही में बी हेल्ड लायबल, जिसके लिए वो लायबल ठहराया जा सकता है टू द थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी के प्रति वो भी जिम्मेदार रहेगा, तो वो उन्हें उनके नुकसान के लिए क्या करेगा, पे करेगा। बट इफ इट मस्ट बी बट इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द ऑडिटर डिड नॉट एक्ट ऑनेस्टली एंड ही न्यू अबाउट इट, लेकिन उसे ये लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है उसे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में कि जो भी ऑडिटर ने काम किया है, गलत काम किया है, वो गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया, ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, तभी ऑडिटर क्या होगा, लायबल होगा, और वो तीसरी पार्टी इसको क्या करेगा, कंपेंसेट करेगा, मतलब उनके नुकसान के लिए भरपाई करके देगा। ठीक है, आई होप समझ में आए, हमने ये सारे, ये जो चार्ट है हमने ये सारे पॉइंट पढ़े। ठीक है, कोई डाउट लगे तो प्लीज मुझे बोल देना, और ये अच्छे से पढ़ना।